नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। औसत लंबाई और गहराई लिए बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकती लंबी काली और रेशमी बालों की चोटी, सुंदर चेहरा, पतली नुकीली नाक, लंबी सुराहीदार गर्दन, खिलखिलाती हंसी और सबसे बढ़कर उसकी अच्छाई, उसके गुण जो किसी का भी ध्यान बरबसी अपने तरफ खींच ले। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर सबको सब चीज़ों से नहीं नवाजते, तो पूर्णिमा को भी ईश्वर ने इतने गुणों और संस्कारों के बाद एक कमी के साथ इस संसार में भेजा था। और वो कमी थी उसका सांवला रंग, जो हर जगह उसे कमी का अनुभव कराता था। आदित्य के पिताजी ने पूर्णिमा को अपने दोस्त के बेटे की विवाह समारोह में देखा। उसके काम के प्रति लगाव और उदार स्वभाव उसके मन को भा गया और उन्होंने अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। घर में उनके फैसले की अवहेलना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी और पूर्णिमा स्वरूप पूर्णिमा आदित्य की दुल्हन बनकर उनके घर में आ गई। घर में ससुर जी के अलावा सास रमा देवी, ननंद रत्ना सभी गोरी और सुंदर थी। सास और ननंद दोनों ही पूर्णिमा को उसके सांवले रंग के कारण कम पसंद करती थी और अक्सर ही उस पर कटाक्ष करती थी कि पूर्णिमा ने भी हालात से समझौता कर लिया था। सांवली रंगत उसकी अपनी कमजोरी मान लिया। एकमात्र ससुर जी ही थे जो उसके गुणों की सराहना करते थे और उसे समझते थे। लेकिन उनके देहांत के साथ ही स्नेह का सेतु भी टूट गया। अब तो सासू माँ भी नहीं रही, लेकिन आज भी उनकी ननंद यदा कदा उसके सांवलेपन का एहसास करा ही जाती है। पूर्णिमा अपने ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि आदित्य उसके पास आकर खड़े हो गए हैं। पूर्णिमा, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पूर्णिमा एकदम से सकपका गई, कुछ बोल न सकी, चुपचाप टेबल पर नाश्ता लगा दिया और आदित्य नाश्ता करने के बाद बोले, पूर्णिमा, मैं रत्ना दीदी और रिया को फ़ोन कर दिया है, सब लोग शाम तक आ जाएंगे। रात के खाने में सबकी पसंद की एक एक डिश बनवा देना। तुम्हें तो सबकी पसंद मालूम ही है। आदित्य आदेश उछाल कर ऑफिस चले गए। पूर्णिमा भी मन ही मन सोचने लगी, बस दूसरों का पसंद का ही ध्यान रखती हूँ और रखती आई हूँ। इतने वर्षों से भूल ही चुकी हूँ कि मुझे क्या पसंद है और उसका मूड खराब नहीं करेगी। फिलहाल वह अपने बेटे मानव की पसंद का नाश्ता खुद बनाएगी। 2 साल लंदन में रहकर आया है। मानव दिल्ली से बीटेक करने के बाद उसे लंदन में एमबीए का मौका मिला, तो कलेजे पर पत्थर रखकर पूर्णिमा ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी। मन में हमेशा संशय के बादल घुमड़ते रहते थे। क्या पता पढ़ाई पूरी करने के बाद मानव को वहाँ जॉब का ऑफर मिले तो वह बसने का फैसला कर ले और किसी विदेशी लड़की से शादी करके बस वहीं का होके रह जाए। इन्हें उनके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी यदा कदा इस तरह के शगुफे छोड़कर पूर्णिमा की धड़कनें बढ़ाते रहते थे। अब इकलौते बेटे को ही उनकी सारी उम्मीदें जुड़ी थी। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसका मानव अपनी ज़मीन और अपने संस्कारों से जुड़ा रहे। पूर्णिमा की दुआ रंग लाई। उसके दिए संस्कार और प्यार के बदौलत ही मानव ने लंदन में मिल रहे जॉब ऑफर को ठुकरा दिया और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मिले ऑफर को स्वीकार कर लिया। लंदन में वापस आते ही अपने वह कंपनी ज्वाइन करी। मात्र 2 ही महीने तो हुए थे उसे वापस आए, लेकिन लड़की वालों की लाइन लग गई थी। एक से बड़े एक घर के रिश्ते आ रहे थे, फोटोग्राफ, बायोडाटा आने लगे। अब शादी तो करनी ही थी उसकी, लेकिन निर्णय लेना कठिन हो गया था। पूर्णिमा को जो लड़की पसंद आई, इत्तेफाक से वह ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, पर उसका रंग पूर्णिमा के मुकाबले बहुत उजला था। वह पहनावे में भी मध्य वर्गीय परिवार की लग रही थी। उसने अपनी एक सहेली से लड़की के बारे में पता करवाया और उसकी दी जानकारी के अनुसार लड़की सुंदर, संस्कारी, जिम्मेदार, समझने वाली और परिवार को जोड़ने में विश्वास करने वाली, बड़ों का सत्कार करने वाली। पूर्णिमा को चमक दमक छोड़ उसे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन पूर्णिमा का निर्णय कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए तो आदित्य ने अपनी बहन और बेटी को बुलाया था। लेकिन मानव अपनी माँ की मन स्थिति को अच्छे से समझता था और उसने पूर्णिमा को कई बार शोभा की तस्वीर को बड़े प्यार से निहारते हुए देखा था और उसकी बातें भी सुनी थी। इसलिए वह मन ही मन कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। आज मानव की शनिवार की छुट्टी थी। वह शनिवार और रविवार को देर तक सोता रहता था। आज पूर्णिमा उसके पसंद के गोभी पनीर के पराठे और धनिया पुदीना की चटनी बनाने वाली थी। सारी तैयारी करके उसने जाकर देखा तो वह
अभी सो रहा था। पूर्णिमा फिर से लड़कियों के फोटो लेकर बैठ गई और बड़ी हसरत से एक एक फोटो को देखने लगी। उसे अच्छी तरह से पता था कि फैसला लेना तो दूर की बात, दोनों बुआ भतीजी के आने के बाद उसे तस्वीर देखना भी नसीब नहीं होगा। अपनी सास और ननंद से मिली उपेक्षा का दंश तो वह ससुराल में पहले ही दिन से झेल रही थी। एक इत्तेफाक ही था कि उसके ससुर से ने अपने दोस्त की यह तो सांवली सलोनी पुत्री को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद कर लिया था। दरअसल उन्होंने उसके रंग की बजाय उसके गुणों को देखा था, लेकिन उसका सांवला रंग उसके सारा गुणों पर भारी पड़ गया था। आदित्य तो नाम सार्थक करते थे, वे भी अपनी माँ और बहनों की तरह बिल्कुल गोरे चिट्टे थे और गोरे लड़के की सांवली पत्नी उन लोगों के गले नहीं उतर रही थी। पर यह भी सच है कि आदित्य ने कभी उस पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उनकी माँ बहनों को जख्म पूर्णिमा को दिए मरहम कभी नहीं बन सके। वह तो पूर्णिमा की किस्मत अच्छी थी कि दोनों बच्चे गोरे पैदा हुए। बेटे के जन्म के बाद वह अभी भी मुग्ध भाव से निहार ही रही थी कि रत्ना की आवाज़ उसके कानों में टकराई। थैंक गॉड यह भैया पर गया है, वरना हमारा खानदान ही काला हो जाता। पूर्णिमा का हृदय छलनी होकर रह गया था। फिर बेटे के जन्म के समय भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। इस बार उसे आहत करने वाली उसकी सास थी। चलो अच्छा हुआ लड़की हमारे जैसी है, वरना पूर्णिमा की तरह होती तो इसका रिश्ता तय करने में आदित्य के जूते घिस जाते। पूर्णिमा ने सारा दर्द अंदर ही अंदर समेट लिया था और खूबसूरत बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई थी। उसके हालात से समझौता कर अपनी सांवली रंगत को अपनी कमजोरी ही मान लिया था। 4 बजे रत्ना दीदी अपने पति के साथ आ गई। आते ही फरमाइश शुरू हो गई, पूर्णिमा पहले हमें बढ़िया सी काफ़ी पिला दो। और 5 बजे बेटी रिया अपने पति और बच्चों के साथ पहुंच गए। आदित्य भी ऑफिस से आ गया था। सभी लोग आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर स्नैक्स और कॉफ़ी का लुत्फ उठा रहे थे और लड़कियों के फोटोग्राफ्स और बायोडाटा पर खुलकर चर्चा हो रही थी। बस पूर्णिमा ही थी जो मूक दर्शक बनी बैठी थी। अच्छा हुआ आदित्य जो तुमने हमारे पापा की तरह मानव के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद नहीं की, रत्ना दीदी आदित्य से कह रही थी। हाँ भैया, जिस तरह से पापा ने भाभी को आपके ऊपर थोप दिया था, वह तो आप ही थे जो इतने सालों तक एडजस्ट कर लिया, वरना आजकल के लड़के तो खुद से ज़्यादा भी 19 लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके कमेंट से आहत पूर्णिमा अभी संभलने की कोशिश ही कर रही थी कि इतने में रिया बोल पड़ी। हाँ पापा, मेरे भैया इतने हैंडसम है, इनके लिए तो चांद सी भाभी लानी होगी। पूर्णिमा को लगा कि किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया। ननन तो पराई है, लेकिन अपनी कोख से जाई बेटी वह उसे हैरानी से देखती रह गई। कहते हैं बेटियां माँ का दर्द समझती हैं, लेकिन रिया ने कभी अपनी माँ की कदर नहीं की। अपने रंग रूप के घमंड में चूर हमेशा माँ का दिल ही दुखाती रही। बड़ी मुश्किल से पूर्णिमा ने अपने आंसुओं को बहने से रोका। आदित्य बोले, फोटो में तो सभी लड़कियां अच्छी दिख रही है। तुम लोगों को जो लड़की सबसे अच्छी लग रही हो उसे कल ही देखने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हम तो अब जल्दी से मानव की शादी कर डालनी है। तभी रत्ना के पति हंसकर बोले, हम लोगों की पसंद नापसंद से क्या करना है, शादी तो मानव को करनी है। लड़की भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। हाँ मानव, तुम बताओ, इन तस्वीरों में तुम्हें कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा पसंद है? रत्ना दीदी ने मानव से पूछा। हुआ सच तो यह है कि मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है, मानव ने बेबाकी से कहा। तो सभी हैरान रह गए। पूर्णिमा को भी ये सुनकर झटका सा लगा कि शायद मानव ने खुद के लिए कोई लड़की पसंद की हो। वह इस बात से अनजान थी कि मानव उसे कई बार शोभा की तस्वीर देखते हुए देख चुका था और अपनी माँ की मन की इच्छा को भी समझ गया था। मानव के मन में अनजान पूर्णिमा ने सोचा कि सबके जाने के बाद अकेले में मानव से बात करेगी और उसकी जो भी पसंद होगी आदित्य को स्वीकार करने का अनुरोध जरूर करेगी। कमरे में एक चुप्पी सी छा गई। उस चुप्पी को तोड़ दिया रिया ने। भैया, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी लड़की को पसंद कर लिया है। अब तो हमें बता दीजिए कि वह कौन है। नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लव मैरिज में विश्वास नहीं करता। शादी तो घर वालों की पसंद से ही करूँगा। मानव जल्दी से बोल पड़ा। रिया के पति से रहा नहीं गया। भैया, तो फिर इतनी सुंदर तस्वीरों में से भी आपको कोई पसंद क्यों नहीं आ रही है? आखिर कैसी लड़की चाहिए आपको? बताओ। मानव इतना कहकर पूर्णिमा के गले में बाहें डालकर झूल गया, क्योंकि कोई भी लड़की मेरी माँ जैसी नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहा है मानव? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? रत्ना लगभग डांटते
वाले अंदाज से बोली, नहीं बुआ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मुझे अपनी माँ जैसी लड़की चाहिए। और हाँ, मेरी माँ जिस लड़की को पसंद करेगी वह लड़की मुझे पसंद होगी, मानव ने ऐलान कर दिया। अपने रूप के मंद में चूर रत्ना और रिया उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। उनके गोरे गोरे मुखड़े बिल्कुल शाह पड़ गए। तभी एकदम से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए रत्ना पूर्णिमा की तरफ घूरते हुए बोली, जाओ पूर्णिमा, हमें भी तुम्हारी पसंद की हुई लड़की की तस्वीर ला कर दिखाओ। पूर्णिमा दौड़ते हुए कमरे में एक तस्वीर लेकर बाहर आई और वह तस्वीर रत्ना के हाथों में थमा दी। तस्वीर को देखते ही रत्ना बोली, क्या सच में इतनी सुंदर लड़कियों में से तुम्हें यह लड़की पसंद आई है? मेरे हीरो जैसे भतीजे के लिए यह लड़की कितनी सांवली है, इसके कपड़े देखो कितने साधारण है, और कौन से मोहल्ले से उठा लाई हो यह फोटो पूर्णिमा? ऐसी बात नहीं है दीदी, लड़कियां तो सभी अच्छी हैं, लेकिन सौभ्या की सादगी मुझे बहुत भाई है। और मैंने मेरी सहेली से पता करवाया है कि यह घर परिवार काफ़ी अच्छा है, पढ़े लिखे साधारण सच्चे सरल लोग हैं। लड़की भी एमएमएससी कर केमिस्ट्री से कर रही है। रत्ना अपनी आंखें तरेशते हुए बोली, ये काली लड़की पसंद करी है तुमने अपने इतने सुंदर बेटे के लिए, और परिवार के मध्यम वर्गीय क्या कहते हैं पूर्णिमा तुम्हारे? रत्ना ने बेमन से तस्वीर उठाई और उनमें से कुछ तस्वीरें और मेकअप किए हुए चेहरे देखने लगी। फोटो पसंद नहीं आई तुम्हें, तो वो तुम्हारी तरह ही काली कलूटी लड़की ही पसंद आई। पूर्णिमा, क्या जादू किया है तुमने मानव पर, जो वो तुम्हारे इतने गुण गा रहा है, और तुम्हें पसंद भी काली कलूटी लड़की की है। बात पड़ती देख मानव बीच में ही बोल उठा, मम्मी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं सोभ्या से मिल चुका हूँ बुआ जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुल्हन वही है जो पिया मन भाए, और मुझे सोभ्या पसंद है। इतना कहकर मानव बीते हुए दिनों में चला गया। जब वह मार्केट में उससे टकराया था, वह कुछ गरीब बच्चों के और खाने का सामान बांट रही थी। गुलाबी शिफॉन के सूट और खुले लंबे बाल, आंखों में झीना सा काजल और चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। सोभ्या को देखकर मानव अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा कि सांवला रंग कितना प्यारा होता है, बस देखने वाले की नज़र खूबसूरत होनी चाहिए। क्या तुम उनसे मिल भी चुके हो? रत्ना की तेज आवाज पर मानव अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने बाकी लोगों को भी एक नज़र डालने के लिए कहा, जी बुआ जी, उससे मिल चुका हूँ। बहुत ही समझदार और नेक दिल वाली लड़की है, और उसका सांवला रंग कोई अभिशाप तो नहीं है, और मेरा गोरा रंग कोई वरदान तो नहीं है, तो सिर्फ सांवला होने के कारण आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। क्या शादी करने के लिए रंग इतना महत्वपूर्ण होता है कि लड़कियों की सारी योग्यताएं कुशलताएं एक तरफ रख दी जाती हैं? बचपन से देखता आ रहा हूँ मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, केयरिंग है, घर में सबका कितना ध्यान रखती है। किसी ने उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, पर मम्मी ने कभी उफ तक नहीं की। हर रिश्ते का सम्मान किया। इस घर परिवार के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उन्हें इस बात का हमेशा एहसास दिलाया गया कि उनका रंग सांवला है। मायने नहीं रखती पापा, आप ही बताइए कि क्या मम्मी ने आपके प्रति कभी कोई लापरवाही की है? हर समय आपके और आपके कामों के लिए तैयार खड़ी रहती है, लेकिन आप कभी उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, और जब आप पति होकर उनका सम्मान नहीं कर पाए, तो बाकी लोगों की क्या उम्मीद करना? फिर जब मुझे अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से कोई ऐतराज़ नहीं है, तो आप लोग क्यों मना कर रहे हो? मुझे ना तो अपनी माँ के रंग से कोई ऐतराज़ है, और ना ही होने वाली पत्नी के रंग से। मैंने निर्णय कर लिया है, मैं सोभ्या से ही शादी करूँगा। मानव की बातें सुनकर आदित्य को भी खुद पर ग्लानि होने लगी। बहन रिया ने भी शर्मिंदगी महसूस की, सर झुका लिया। उनके झुके हुए सर उनकी शर्मिंदगी बयां कर रहे थे। तुम लोगों की तो मति ही फिर गई है, जो मन आए वो करो। मैं तो अपने माधव के लिए चांद सी गोरी दुल्हन लाऊंगी। ये कहकर तुनक कर चली गई। पूर्णिमा की ननंद रत्ना इसी शहर में रहती थी, इकलौती ननंद थी। सब उसको मानते थे, बहुत थे। पूर्णिमा के अलावा सब उस पर जान छिड़कते थे। सारे काम उनसे पूछकर उनकी रजामंदी से ही किए जाते थे। शोभ्या के साथ जिंदगी तो उसको ही बितानी थी, इसलिए उसके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी। शोभ्या और मानव का रिश्ता तय हो गया।
सबने आमने सामने देखा तो वो फोटो के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। सबके बदले व्यवहार और साथ के कारण पूर्णिमा ने एक चीज़ की खरीदारी बड़े चाव से करी। जिसने देखा वो यही कहता कि लड़की के तो भाग ही खुल गए। शादी होने पर रत्ना उखड़ी उखड़ी रही। शादी वाले दिन शोभा इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। तीखे नैन, नक, सांवला सलोना सा गोल चेहरा, पतले पतले होठ और चेहरे पर ऐसा गजब का आकर्षक जो देखते ही बनता था। हम जैसा सोचते थे, महसूस करते थे, वह उसके चेहरों से झलकता था। आज शोभा की शोभता ही थी, उसके चेहरे का नूर बनकर झलक रही थी। शोभा अपने नाम के अनुरूप ही अपने व्यवहार में भी उतनी ही मधुर थी और जो मिलता था उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास था उसमें। परिवार में रत्ना दीदी के अलावा हर कोई आज पूर्णिमा की पसंद पर परख कर दाद दे रही थी। वह कुछ लोग दबी जुबान में उनके सांवले रंग का कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन पूर्णिमा ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर वह खुशी खुशी सारा दिन झूमती और शोभा की भलाइयाँ लेती रही। पूर्णिमा खुश थी कि उसके बेटे ने अपनी माँ की पसंद को न केवल अपनी सहमति दी बल्कि उसे दिल की गहराइयों से अपनाया भी है। पूर्णिमा शोभा को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती और उसका ध्यान रखती, और वह नहीं चाहती थी कि सांवले रंग की वजह से जो दंश उसे झेलना पड़ा उसकी परछाई भी शोभा पर पड़े। शोभा जब तैयार होकर बाहर जाती तो पूर्णिमा उसे अपने हाथों से कान के पीछे नजर का टीका लगाती। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। सब बहुत खुश थे सिवाय रत्ना को छोड़कर। रत्ना का बेटा माधव भी शादी लायक था और रत्ना ने घर देखा, परिवार और सबसे जरूरी लड़की की शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। बस लड़की गोरी चिट्ठी देखी और माधव की शादी कर दी। जो भी लड़की देखता वह यही कहता कि कहाँ से ढूंढ कर लाई हो रत्ना ये चांद का टुकड़ा। सबकी बातें सुनकर रत्ना खूब इतराती और कहती, देख लो मेरी पसंद कितनी अच्छी है। कुछ लोगों ने तो दबी जुबान में यह भी कह दिया कि श्यामल माधव को तो गोरी लड़की मिली है और गोरे मानव को काली बीबी। बहुत अच्छे से शादी संपन्न हो गई। चांद सी बहू पाकर रत्ना फूली नहीं समा रही थी, पर बहू रानी तो बस चेहरे से ही सुंदर थी, अंदर तो उजली नहीं काली थी। पहले दिन से ही वह 10 बजे तक सोकर उठी। रत्ना ने सोचा कि बच्ची है, शादी की रस्मों की वजह से थकान होगी शायद। रत्ना ने बड़े प्यार से कहा, बेटा काम्या नहाकर थोड़ी भारी सी साड़ी पहन लेना, क्योंकि सब लोग मुंह दिखाई की रस्म अदायगी के लिए आएंगे। रत्ना की बात सुनकर बहू बोली, मैं नहीं पहन सकती साड़ी वाड़ी, मैं तो कल लहंगा पहनकर ही बहुत थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर रत्ना ने सोचा, बच्ची है अभी, बात को क्या आगे बढ़ाना। जब मुंह दिखाई के सब सलवार सूट में देखा तो आंखों ही आंखों में सब लोगों ने बातें बना ली। काम्या ने ना किसी के पैर छुए ना किसी को नमस्ते की और आकर बस ऐसे ही बैठ गई। घूंघट तो आज के समय में कोई नहीं करता, पर पहले पहले दिन कुछ तो लाज शर्म होती है, लेकिन इन सब के काम्या का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वह थोड़ी देर सबके साथ बैठी और मैं थक गई हूँ कहकर चली गई। रत्ना ने सुबह से ऐसे ही बैठी है कहकर बातों को टाल दिया, पर जैसे ही कस्तूरी की खुशबू नहीं छुपाई जा सकती, वैसे ही नीम की निवोली शहद लगाकर परोसी जाए तो उसका स्वाद अलग नहीं हो जाता। गोरी और सुंदर है, बड़े बाप की बेटी होने का घमंड उसके व्यवहार में सबको झलकता था। पहली रसोई की रस्म के समय भी उसने रसोई में कोई काम ठीक से नहीं किया। फिर धुएं से मुझे एलर्जी हो गई है, मेरे हाथ खुरदरे हो जाएंगे बोलकर ना बर्तन साफ करती और ना ही घर की साफ सफाई में ही हाथ बटाती। बस सारा दिन टीवी देखना, फोन चलाना, खाना खाना और मेकअप करना, बस उसका यही काम था। सारा दिन रत्ना काम करती रहती, इस पर सबसे काम्या को कोई मतलब नहीं था। एक दिन रत्ना ने पूर्णिमा को फोन आया, दीदी बहू क्या आई, आप तो हम सबको भूल ही गई हैं, हमसे भी बात कर लिया करो, लगता है बहू बहुत सेवा कर रही है तभी आपको हमारी याद ही नहीं आती। यह सुनकर रत्ना की आंखें भर आई। उसका मन किया कि वो रो दे, पर खुद पर काबू रखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है पूर्णिमा, अच्छा चलो कल आती हूँ, मैं इंतजार करूँगी दीदी और सौम्या ने कहकर उसकी पसंद की चीज़ें बनवाती हूँ। अगले दिन जैसे ही रत्ना अपने मायके पहुंची तो पूर्णिमा तो उसकी हालत देखकर दंग रह गई। दीदी यह क्या हाल बना रखा है आपने, अपना आप तो हमेशा से ही अच्छे से सज धज कर रहती थी, फिर यह सब क्या है। ना ढंग से साड़ी पहनी है ना ही बाल बनाए हैं, ऐसी स्थिति में तो आप कभी घर में भी नहीं रहती और आज आप मायके में आ गई। अरे भाई पूर्णिमा,
अपने मायके में ही तो आई हूँ। इतना कहकर रत्ना चुप हो गई तो आंखों में छलकता दर्द पूर्णिमा से नहीं छिपा पाई। इतने में ही शोभा अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े प्यार से बुआ जी नमस्ते कहकर रत्ना के पैर छुए। आज रत्ना ने भी शोभा को ढेरों आशीर्वाद दे डाले। आज उसे एक नजर ना भाने वाली काली कलूटी शोभा बहुत प्यारी लग रही थी। पूर्णिमा शोभा से बोली, बेटा फटाफट से चाय और समोसे बनाओ बुआ जी के लिए, उन्होंने समोसे बहुत पसंद है। और एक काम करना, नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आना। पूर्णिमा रत्ना को हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो दीदी मेरे कमरे में चलो, वहीं बैठकर आराम से नाश्ता करेंगे। कमरे में बैठकर दोनों परिवारों की कुशल क्षेम पूछने लगी। तभी कुछ देर बाद शोभा चाय समोसे लेकर आई। पूर्णिमा ने उससे कहा, अब तुम जाकर आराम करो और ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगी। तब तक हम ननंद भाभी बैठकर आराम से नाश्ता करते हैं, फिर अपनी बातें करेंगे। पूर्णिमा का इशारा पाकर शोभा जी कहकर वापस कमरे में चली गई। पूर्णिमा जानती थी कि शोभा के सामने रत्ना कभी भी अपने मन की व्यथा नहीं बताएगी। पूर्णिमा ने बड़े प्यार से पहले रत्ना को नाश्ता कराया, फिर प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, दीदी क्या बात है, क्या आप मुझे अपने मन का दुख साझा करने लायक भी नहीं समझती? पूर्णिमा कि अपने लिए चिंता और प्यार देखकर रत्ना ज़्यादा समय तक अपनी रुलाई नहीं रोक पाई और उसने पूर्णिमा को काम्या का सारा कच्चा चिट्ठा सुना दिया और कहने लगी कि बहुत घमंड था, मुझे चांद सी गोरी बहू लाई हूँ, पर मैं ये भूल गई कि चांद से में भी तो दाग होता है, क्या करूँ? उसके रूप का कब तक बैठकर निहारूं? उसका ना कोई काम करती है, ना किसी बड़े छोटे की शर्म करती है। अपने मायके का इतना घमंड भरा हुआ है कि तुम्हें क्या बताऊं। कुछ भी समझाने की कोशिश करो तो लड़ने और बहस करने लग जाती है। अब आप ही बताओ, पूरा महीना हो गया है अभी से उसका ये हाल है। माधव तो पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं था, वह तो उसके कुछ भी नहीं समझती। वह तो कहता रहता है कि कोई शोभा जैसी ही लड़की चाहिए। मानव के समझाने पर सबको उसकी बात समझ आ गई, लेकिन मेरी आंखों पर फिर भी पट्टी पड़ी रही। सांवले रंग के कारण तो मैं तुम्हें सम्मान से नहीं देख पाई कभी, और ना ही शोभा को। मेरी एक जिद के से मेरे माधव की जिंदगी खराब कर दी। पूर्णिमा वह जोर जोर से रोने लगी। रत्ना की हालत देखकर पूर्णिमा ने उसे अपने गले से लगाया और बोली, दीदी अब तो तीर कमान से निकल चुका है, प्यार से काम्या को समझाओ और सही समय का इंतजार करो। शायद समय रहते उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और कुछ अकल आ जाए। मैं आपको ताना नहीं दे रही हूँ, मैं आपकी लाख नाराजगी के बाद भी आपको कहा था कि दीदी घर परिवार और लड़की की पढ़ाई लिखाई देख लो, पर आपने कहा कि मुझे कौन सी नौकरी करवानी है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौकरी ही करवानी है, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में निखार आता है। पूर्णिमा अब बस मैं क्या ही कहूँ, मेरी आंखों पर तो बस सुंदरता का चश्मा चढ़ा हुआ था। मैं भूल गई थी कि जिंदगी केवल सुंदरता के सहारे नहीं चलती, मन का भी सुंदर होना जरूरी है। अब सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं रहा। सूरत ही नहीं, सीरत भी उतनी ही जरूरी है। तुमने माँ बाबूजी और हम सबका कितना ध्यान रखा है। आदित्य ने भी कभी तुम्हारे साथ नहीं दिया और फिर भी तुम उसका कितना सम्मान करती हो। तुम इस घर में केवल बाबूजी की पसंद की वजह से आई थी, लेकिन तुमने अपने परिवार को जोड़ कर रख कर शोभा जैसी पढ़ी लिखी और समझदार बहू को पसंद कर मुझको अपनी समझदारी का लोहा मनवा दिया। आज मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ और जो भी मैंने तुम्हारी अवहेलना की है उस पर शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत देर से समझ आया कि रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। जीवन को जीने के लिए कुछ मायने रखता है तो वह आपकी समझदारी और गुण